वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ये दो तरीके से हो सकता है। दो टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। पहला वाला हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। फर्स्ट टाइप वाज डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमको स्केलर मिलेगा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वेक्टर ही मिले, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। अब समझते चलोगे। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये नाम हटा दे रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, सच दैट द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज थीटा। और अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों वेक्टर्स का मुझे करना है क्रॉस प्रोडक्ट। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है पर डॉट प्रोडक्ट नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इस बात को हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, पर मल्टीप्लिकेशन भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो यहां पर क्रॉस लगाओगे। पिछली बार डॉट प्रोडक्ट था तो डॉट लगाते थे, यहां पर होगा क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ कर रहे हैं, बी का क्रॉस ए के साथ नहीं कर रहे, वो उल्टा हो जाएगा, हमारे पास दूसरा रिजल्ट मिलेगा। तो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन ही कुछ इस तरीके से है। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स दैट इज थीटा। और यहां पर साथ में लग जाएगा एक यूनिट वेक्टर, हम नाम देंगे एन कैप। एन कैप ये यूनिट वेक्टर है। वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन होने के बाद मुझे वेक्टर ही मिलेगा। वेक्टर मिलेगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा। उसका डायरेक्शन कौन बता रहा है? यूनिट वेक्टर। और ये इतना पार्ट कौन है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर मुझे टोटल वेक्टर देगा ना, आई कैप, दो बार आई कैप, फोर आई कैप, फोर टाइम्स इन एक्स डायरेक्शन। वैसे ये एन कैप, एन कैप किस डायरेक्शन में है पता नहीं पर जिस भी डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड इतना है। इसको सिंपल टर्म्स में ऐसा लिखूं क्या? ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ए का मैग्नीट्यूड ए लिख दो सिंपली तो भी चलेगा, बी का मैग्नीट्यूड सिंपली बी लिख देंगे इनटू साइन ऑफ थीटा, साथ में यहां पर होगा एन कैप। कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर। एन कैप इज यूनिट वेक्टर। किस तरफ होगा ये वेक्टर, ये हम धीरे धीरे निकालेंगे। पहले ये लिख लो, अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल्स टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा एन कैप। डालेगा, बस वो डायग्राम ड्रॉ करोगे और ये लिखोगे। हटा दो,
झाला का? अभी समझ लो, फिर से यही बात। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर, मेरे पास दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, सच दैट एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज थीटा। तो उस केस में जो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल। ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, और ये साइन थीटा की भी एक वैल्यू आने वाली है। पर हमको वेक्टर चाहिए तो यहां साथ में लिख रहा हूं मैं एन कैप। ये होगा एन कैप, जो हमें बताएगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हमको वेक्टर मिला है उसका डायरेक्शन कहां है। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इन शॉर्ट हम एन कैप का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट मेथड राइट हैंड थंब रूल। करना क्या है वो समझ के ले लो। हमारा राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के फिंगर्स और थंब इसको स्ट्रेच करना है। थंब ये फिंगर्स को परपेंडिकुलर रहेगा क्या? थंब ये फिंगर्स को परपेंडिकुलर रहेगा। अब क्या करोगे, ये जो राइट हैंड लिया है इसके फिंगर्स और थंब को तुमने स्ट्रेच किया है, इसको जिन वेक्टर्स का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट उनके तरफ लेकर के जाना है। पहले ये जो फिंगर है, जो हमारा ये स्ट्रेच्ड फिंगर है, ये स्ट्रेच्ड फिंगर जो पहला वाला वेक्टर है, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर पहले ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करोगे और फिर बी वेक्टर की तरफ, दूसरा वाला वेक्टर बी है तो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ कॉल करोगे। कॉल करने के बाद जिस तरफ थंब जाएगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ये समझ में आ रहा है? इस केस में ए क्रॉस बी, ए की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच किया और बी की तरफ लेके जाना है तो ऐसे करोगे ना। अब बी की तरफ लेकर के जाने के लिए ऐसे तो स्ट्रेच करोगे नहीं, नहीं तो फिर इसको ऐसे तो कर नहीं कर पाओगे ना, ऐसे थोड़ी कर पाओगे, तो इसको टर्न करना पड़ेगा। ये किया तुमने, ए वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच किया और फिर बी की तरफ कर्ल किया, तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ एन कैप, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्लियर है? अभी ध्यान दो, इस केस में ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर ऐसे आया क्या? क्या ये जो एन कैप मिला है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर होगा? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं केस चेंज कर रहा हूं, अगर मैं बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर करता तो उस केस में एन कैप का डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। बी पहले है, बी क्रॉस ए है, तो बी की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, ये बी की तरफ लेके। अब ए की तरफ लाना है, इसको मोड़ना है, ए की तरफ इधर तो ला नहीं सकते, इसका मतलब इसको घुमाना पड़ेगा। ये हुआ ना, ये बी की तरफ। अब बी से ए की तरफ कर्ल किया, कर्ल किया तो थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। इसका मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर। ए क्रॉस बी कहां है? बोर्ड के बाहर। बी क्रॉस बी ए कहां है? बोर्ड के अंदर। ये समझ में आ रहा है? इसका स्टेटमेंट वगैरह नोट्स के अंदर है, अपने जगह रख लो, नोट्स के अंदर से लिख लोगे। ये समझ में आया ना कैसे निकालना है? जिन भी वेक्टर्स को तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला पी वेक्टर और मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला क्यू वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कुछ तो भी है थीटा। मैंने बोला एक काम करो, मुझे ना पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद क्यू वेक्टर का डायरेक्शन बताओ सिर्फ। तो P क्रॉस Q है, P क्रॉस Q है तो क्या करोगे? P की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच किया, थंब फिंगर्स को परपेंडिकुलर रहेगा, और इसके बाद Q की तरफ इसको कर्ल करना है। P की तरफ स्ट्रेच करते हुए ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है Q इधर है तो इसके बाद कर्ल करते हुए मैं इसको ऐसे थोड़ी घुमा पाऊंगा, है ना, तो इसको टर्न करना पड़ेगा। यही होगा कि एक डायरेक्शन मिलेगा। और Q P की तरफ से, अब Q की तरफ अगर मैं कर्ल करूं तो थंब जाएगा बाहर,
मतलब एन कैप कहाँ है, यहाँ पर। ये समझ में आया। तो इस केस में जो पी क्रॉस पी होगा वो इधर होगा, और क्यू क्रॉस पी अंदर होगा। ये समझ में आया, इतना क्लियर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए ये, बराबर। दूसरी मेथड इज राइट हैंड स्क्रू रूल। ये समझ गया तो फिर भी ये बता दे रहा हूं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। स्क्रू माहिती है अपने को, स्क्रू क्या होता है, नट। ये मस्त है, नट और स्क्रू दोनों अलग अलग चीज है, बराबर ना। स्क्रू ऐसा कुछ तो भी एक चीज होती है जिसको अपन ऐसे अगर टर्न करें तो वो अंदर की तरफ, अगर मैं ऐसे टर्न करता हूं, ये हमको पता है ना, अगर मैं इसको स्क्रू को लिया, मैंने ऐसे टर्न किया क्लॉकवाइज, राइट हैंड स्क्रू, स्क्रू के हैंड्स होते हैं, राइट हैंड स्क्रू हम ज्यादातर यूज करते हैं, हमारे घरों में भी जहां पे भी ज्यादातर यूज होता है वो राइट हैंड स्क्रू ही होता है। तो ये स्क्रू लिया मैंने, ये स्क्रू को अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज ये वाले डायरेक्शन में ले रहा हूं, अगर मैं ये अगर वॉल होता, बीट होती, और इसके अंदर अगर मैं स्क्रू को ऐसे दबा करके ऐसे अगर घुमाता, तो ये स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, अंदर की तरफ, बराबर ना। और अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्क्रू बाहर आएगा। ये तो क्लियर है ना, अभी समझ के लो। अगर ए क्रॉस बी मैं कर रहा हूं, तो यहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए अज्यूम करो कि तुम्हारे पास एक स्क्रू है, और तुम अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो ए क्रॉस बी के लिए अगर मैं यहां पर स्क्रू रख करके ए से बी की तरफ, सिंस बी इधर है, तो ए से बी की तरफ घूमता हूं, मतलब मैं ऐसे घुमा रहा हूं। कैसे घुमा रहा हूं इसको, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये कहां जाएगा, बाहर आएगा ना। ये कहां जाएगा, बाहर की तरफ। इसका मतलब एन कैप कहां है, बाहर की तरफ। जिस तरफ ये एडवांस होगा उसी तरफ एन कैप का डायरेक्शन। हमने इसके पहले भी राइट हैंड स्क्रू ऐसे यूज किया था ना, ए से बी कहां आया, बाहर। या फिर मैं स्क्रू रखकर इसको ए से बी की तरफ घुमाऊं तो ये कहां जाएगा, बाहर। इसका मतलब ए कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, आउटवर्ड, बराबर। और अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो यहीं पर स्क्रू रख के बी से ए की तरफ घुमाता था, बी से ए की तरफ घुमाता था, तो स्क्रू क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कहां जाएगा, अंदर की तरफ। तो उस केस में एन कैप इज इनवर्ड। ये समझ में आया, राइट, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये जो एन कैप होगा, ये हमेशा जिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उनको परपेंडिकुलर होगा। तो ये नोट पॉइंट में यहां लिख के रखोगे, द रिजल्ट वेक्टर, द रिजल्टेंट, इस केस में द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is always perpendicular to the plane containing the two vectors. एन कैप हमेशा जिन प्लेन में दोनों वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं उसको हमेशा एन कैप परपेंडिकुलर रहेगा। यहां तक आ गए।
हटा दूं? चलो, इसके अंदर कुछ बातें ऐड करते चलोगे। हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी फर्स्ट वन, लक्ष्य जाए। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं बी वेक्टर के साथ में, तो वो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होगा। या फिर अगर मैं बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं ए वेक्टर के साथ में, तो वो भी ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा एन कैप ही तो होगा। क्या दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है? दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो इस दोनों केस में मुझे दोनों टाइम्स वेक्टर्स अलग अलग मिलेंगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं होंगे। उल्टा पुल्टा लॉ ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। ये कम्यूटेटिव नहीं है। लेते चलो एक एक करके, मेंशन कर लो उसको। देखिए दूसरी बात, लक्ष्य ऐसा, अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स है, मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू, मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं बी वेक्टर के साथ में, प्लस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं सी वेक्टर के साथ में, तो वो सेम ही रहेगा। अगर मैं ये ऑर्डर चेंज ना करूं, एक का साथ में बी का करूं प्लस एक के साथ में सी का करूं, अगर मैंने ऐसे कर दिया एक के साथ में सी प्लस एक के साथ में बी, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करेगा, ओबे करेगा। इट ओबेस distributive law if the order is strictly followed। अगर सीक्वेंस दैट इज ऑर्डर ये स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करेगा। तीसरी बात, ये बात भी फिर से लिख के रख लोगे, एन कैप दैट इज रिजल्ट, एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू vectors whose cross product is taken। जिन दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, एन कैप हमेशा उनको परपेंडिकुलर रहेगा। यहां तक आ गए? अभी कुछ और बातें एक साथ ऐड करेंगे, हटा दो क्या पूरा?
हटा दूं लक्ष्य। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ये ले लिया मैंने, और बी वेक्टर। अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में मीन्स पैरेलल है, तो उस केस में ध्यान दो, अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स रहे होंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 90, साइन 90 0, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा 0, ये वाला 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 देगा ना, यहाँ पर एन कैप लगा के क्या करूं मैं, ये वाला मैग्नीट्यूड 0 होगा बराबर। और अगर अगर यही थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती तो भी क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, साइन ऑफ 180 आएगा ना। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 180 इनटू एन क्या, साइन 180 इज साइन 180, अरे देवा, साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 कितना 0, तो ये वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, बाबा 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 क्या करा मैं? ये एन कैप, तो ये वैल्यू हमको 0 मिलेगी, मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 है या फिर 180 डिग्री है, मतलब पैरेलल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0 वेक्टर, बोल सकते क्या अपन 0 वेक्टर, यही तो नल वेक्टर था, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर, अगर मुझे वेक्टर मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है तो उसी को हम नल वेक्टर कहेंगे ना। उस केस में ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर विल बी 0 वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो 0 होगा। और दूसरी बात, अगर कभी ऐसा हुआ इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल बोला जा सकता है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये ले लिया मैंने एक वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये वाला ले लिया बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर विल बी ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 90 इनटू एन कैप इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होगी बराबर। अब सोच के देखो साइन 90, ये वाला ए और बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं तो ये एंगल डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और यहां पर साइन 90 पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है 1, इसका मतलब ये जो वेक्टर हमको मिला है ये मैक्सिमम वेक्टर है, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वाला है। कब, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम है, मैग्नीट्यूड उसका मैक्सिमम है। व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर देयर, तो उस केस में द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम,
तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा और इस केस में मिनिमम होगा। फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, magnitude of cross product is 0, that is minimum. जल्दी करते चलोगे बंदो, तो ले ऐसा क्या बुक बुक राहिली माझी घेऊन टाक। चलो आगे बढ़े यार, तुम जल्दी जल्दी लिखो ना। झाला क्या झाला? आता झाला का? हटा दूं, मिटा दूं? कन्हैया झाला क्या राजा? हाँ भाई यहाँ ध्यान दो, मान लो ना मेरे पास एक ही वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर, और इस वेक्टर का इसका खुद ही के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, तो ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल इंटू एन कैप इक्वल्स टू ए इंटू ए का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हर 0 होगी क्या? ये वाला एक ही वेक्टर था, इसका खुद ही के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में ना, तो दोनों के बीच का एंगल 0, ये हो गया एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू ए स्क्वायर 0, तो क्या ये मुझे 0 वेक्टर देगा? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट of a vector is again 0 वेक्टर, इसी को हम नल वेक्टर भी तो बोलते हैं। किसी वेक्टर का खुद ही के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमको 0 मिलेगा। किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके खुद ही के साथ विल गिव मी 0, नल वेक्टर कुछ नहीं। इस हिसाब से मुझे बताओगे आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई कैप कितना? 0। आई कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप कितना था? आई कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप, नहीं पेज पलटना चालू करो, है ना। आई कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप 1 था, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप 0,
जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ जे कैप 0, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ के कैप 0, 1 वाली ताई। आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0। झाला का? हटा दूं? हाउ? और कुछ बातें, और कुछ बातें, लक्ष्य ऐसा इकड़ा। मैंने बोला मुझे बताओ आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ जे कैप। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये इनको परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। यहां आई कैप इज यूनिट वेक्टर, ये है आई कैप, ये है ये कैप, और ये के कैप है। मुझे बताओगे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल 90, साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू एन कैप, यही होगा क्या? मतलब 1 एन कैप, पर ये एन कैप तो मिल जाएगा मुझे। असकस असकस आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या मिला? इस तरफ यही मिला ना, आई कैप क्रॉस जे कैप इस तरफ। ये कौन सा डायरेक्शन है फिर? जेड डायरेक्शन है क्या? एक्स वाई जेड, जेड डायरेक्शन मिला, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो जेड डायरेक्शन में वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज के कैप है क्या वो? अरे यार ये के कैप ही ना, ये वाला वेक्टर के कैप ही है ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, एन कैप ही के कैप है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अब इसको डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा लिखूं क्या, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप इज के कैप। करा? अभी जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप विल बी, मैग्नीट्यूड तो 1 आने वाला है, ये सीधा सीधा दिख रहा है, करके देख लो एक बार। जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप, के कैप कहां है? इधर, यही है ना। जे कैप कहां है? इधर, इधर एक्स एक्सिस देखो, मेरी तरफ एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और इधर जेड एक्सिस है। हमें करना है जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप। जे कैप की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को लेकर के गए, और के कैप कहां है? तुम्हारी तरफ बाहर, तो इधर टर्न किया, इधर करेंगे जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे क्रॉस के हम किधर गया? इधर। तो ये यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन कितना देगा मुझे? आई कैप। तो जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ के कैप इज आई कैप। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ना के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई कैप बताओ। के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई कैप, के कैप कहां है? इधर, के कैप इधर है, के और आई, के क्रॉस आई, थम गया ऊपर, तो क्या मिलेगा? जे कैप। ये मिल गया जे कैप, बराबर। अभी और बताओगे, ऐसे कैसे छोड़ोगी? मेरे को सांगोगे जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई कैप, जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई कैप। के कैप वालों ऐसा चाकू होता तो एक बार ऐसे जल्दी बताओ। जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट दीजिए, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, एक ही होगा क्या? नहीं, पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा ना, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो कितना होना चाहिए? माइनस के कैप। ये कितना होना चाहिए? माइनस के कैप। होगा क्या? करके देखना एक बार। हम क्या कर रहे हैं? जे ऊपर की तरफ है, और जे क्रॉस आई इधर है क्या? तो जे क्रॉस आई कहां गया? अंदर। अगर ये बाहर वाला जेड एक्सिस है, तो ये कौन सा है? नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप। होगा क्या? मुझे बताओगे के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ जे कैप, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ जे कैप कितना आएगा?
माइनस आई कैप, इसका उल्टा हो जाना क्या, करके देख लो एक बार। क्या कर रहे हैं हम, के मतलब इधर है क्या, के का क्रॉस प्रोडक्ट विथ जे, ऊपर है क्या, मतलब इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा, के का क्रॉस प्रोडक्ट विथ जे, कहा गया था हम, इधर, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, माइनस आई कैप तो इधर है मेरी तरफ, तो ये माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप। ऐसे ही तीसरा, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विथ के कैप देगा मुझे माइनस जे कैप। ये तुमको याद रखना है, ये बार बार निकालना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, वहां से याद रखोगे, ये हटा दो। लक्ष्य करा, मैं यहाँ पे एक साइकिल बना रहा हूं, साइकिल मतलब वो साइकिल नहीं, ये आई जे और के, लक्ष्य देख रहा, अगर मैं आई से जे की तरफ आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो मुझे के मिलेगा, जे क्रॉस के किया तो मुझे आई मिलेगा, जे क्रॉस के आई मिला, और के क्रॉस आई मुझे जे मिलेगा, और ये पॉजिटिव मिलेगी। मतलब जब मैं मल्टीप्लीकेशन इसी ऑर्डर में साइक्लिक कर रहा हूं तो मुझे कैसे मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यूज, ये पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, क्या किया हम करेंगे जे क्रॉस आई, तो ध्यान से देखो, जे क्रॉस आई, ये क्या था क्या पहले, जे क्रॉस आई, अगली वैल्यू मिलेगी क्या, J cross I will give me K cap. I cross K will give me J cap, और K cross J मुझे I cap देगा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो ये होगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे नेगेटिव देंगे, याद रखोगे, क्यों तक जाना है, आगे बढ़े। लक्ष्य थोड़ा ध्यान दोगे, अभी हमको ये तो पता है कि भाई आई कैप जे कैप इनका मल्टीप्लिकेशन हमको क्या दे रहा है, लेकिन अगर मेरे पास वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में नहीं दिया, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, जैसे कि मान लो मुझे दे दिया ए वेक्टर एंड ए वेक्टर इज x1 आई कैप प्लस ऑफ y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वो भी कंपोनेंट फॉर्म में x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस ऑफ z2 के कैप। हमने कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर्स दिया है तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है क्या, इस केस में अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे रखा है, तो मुझे पहले डॉट प्रोडक्ट बताओ बरा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर कितना आएगा, x1 इंटू x2, अरे यार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये होता था ना, बराबर ना, x1 इंटू x2 प्लस ऑफ y1 इंटू y2 प्लस ऑफ z1 इंटू z2, सेम डायरेक्शन के स्केलर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और इन सभी का एडिशन, यही किया था ना अपन ने, वो कहां पर, डॉट प्रोडक्ट में। और कैसे किया था, पहले हमने देखा था कि भाई ऐसे ही आ रहा है, तब किया था, बराबर ना, इसको भी करके देखेंगे एक बार। हमको इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर करना है, इज इक्वल टू, अब ये कंपोनेंट फॉर्म में मुझे कोई आइडिया नहीं है एंगल वगैरह के बारे में, जबकि मैंने इसके पहले बोल के रखा है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स देख के रखा है तो एंगल निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड रहेगा कि तुम डॉट प्रोडक्ट का यूज करो, है ना, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, यूज किया इसके पहले। चलो यहां पर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये वाला टर्म इन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये वाला टर्म इन सभी के साथ, ये वाला टर्म इन सभी के साथ, ऐसे ही होगा ना,
चलो x1 इंटू आई कैप, x1 इंटू x2 आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप ये वाला इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला पहले इसके साथ, फिर इनके साथ, फिर इस तीसरे टर्म के साथ, ऐसे होगा। फिर ये वाला इन तीनों के साथ, फिर ये वाला इन तीनों के साथ, शॉर्ट कर रहे हैं अपन। तो मुझे बताओगे x1 आई कैप इंटू x2 आई कैप, x1 इंटू x2 आई कैप इंटू आई कैप, जीरो होगा। मतलब ये पहला टर्म दे देगा मुझे जीरो, ये जीरो दे देगा। उसके बाद फिर x1 आई कैप प्लस y2 जे, सॉरी x1 आई कैप इंटू y2 जे कैप, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x1 इंटू y1 आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप के कैप देगा, बराबर। उसके बाद x1 आई कैप इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर से पॉजिटिव वैल्यू x1 इंटू z2, अच्छा ये y2 था, ये वाला y2 था, x1 इंटू z2 आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप, आई कैप के कैप क्या देगा मुझे, माइनस जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ, यहां जाओगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अच्छा हो गया है ना, इसका y1 जे कैप इंटू x2 आई कैप, अब ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाला टर्म पहले इसके साथ कितना मिलेगा मुझे, y1 x2 x1 x2 y1 y1 x2 जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप, जे कैप आई कैप कितना मिलेगा, माइनस के कैप प्लस ऑफ, ये वाला इसके साथ जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप हो तो जीरो हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ y1 z2 जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप, जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप आई कैप मिलेगा प्लस ऑफ, यहां आ जाओगे ये वाला इसके साथ z1 x2 के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप देगा क्या, ये हो जाएगा जे कैप। उसके बाद फिर ये वाला इसके साथ प्लस ऑफ z1 y2 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप माइनस आई कैप, ये हो गया माइनस ऑफ आई कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ जीरो हो जाएगा। इनको सबको एक साथ ले लेंगे, x1 y2 के कैप, ये वाला इसको माइनस कर देगा, माइनस ऑफ x1 z2 जे कैप प्लस ऑफ, नहीं माइनस, ये माइनस y1 x2 के कैप, ये वाला पॉजिटिव रहेगा, प्लस ऑफ y1 z2 आई कैप प्लस ऑफ z1 x2 जे कैप माइनस z1 y2 आई कैप, यही आएगा। अब आई कैप वाला आई कैप के साथ ऐड हो जाएगा, जे कैप वाला जे कैप, और के कैप वाला के कैप के साथ में, तो अपन सब एक साथ ले ले। आई कैप वाला पहले ले रहा हूं, ये वाला आई कैप है और ये वाला भी आई कैप है, y1 z2 y1 z2 माइनस ऑफ z1 y2 आई कैप। उसके बाद जे कैप ले रहा हूं, ये वाला पॉजिटिव और जे कैप एक नेगेटिव है इधर, तो प्लस ऑफ z1 x2 माइनस x1 z2 x1 z2 जे कैप, ये वाला आ गया। और अब के कैप वाला बाकी है, तो के कैप वाला ये टर्म दिख रहा है और ये वाला टर्म दिख रहा है, उसमें भी ये नेगेटिव है, तो प्लस ऑफ x1 y2 के कैप माइनस ऑफ y1 x2, अच्छा ये के कैप हटा दो, ये वाला हट गया, ये वाला के कैप एक साथ, ये इतना ही आया, बाकी ये सब तो वैल्यूज रहेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ये वेक्टर टर्म्स में आया है। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इतना आया है, ये समझ में आया है ना। बाकी ये तो कुछ वैल्यूज रहेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका दूसरी मेथड बता रहा हूं, ये सिर्फ एक मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। बार बार इतना कौन करेगा, इसको कौन याद रखेगा, है ना। वैसे ये ट्रिक तो बता दी मैंने, याद रख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेथड कैसे याद रखोगे। एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है, जैसे कि मुझे ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर करना है, दो वेक्टर्स का क्रॉस
प्रोडक्ट करना है तो तुम फॉर्म कर लो एक डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म किया। डिटर्मिनेंट का जो पहला रो होगा, पहले रो में फिक्स आई कैप, जे कैप और के कैप रखना है, हर बार ये फिक्स है। ये वाली रो यहां पर हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप ही रहेगा। जो सेकंड वाली रो है, सेकंड वाली रो में जिस वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उसके अंदर जो पहला वेक्टर है, पहला हमेशा जो पहले लिखा है इसको कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो जो पहला वाला वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट लोगे। पहले वाला वेक्टर ए कैप, और ए कैप का स्केलर कंपोनेंट x1 y1 z1 है क्या। और थर्ड वाला जो रो है, थर्ड रो में दूसरे वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, इसमें स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और थर्ड रो में दूसरे का स्केलर कंपोनेंट बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कौन होंगे, x2 y2 z2। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वही तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। करके देखें, सबसे पहले ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं अपन, आई कैप को साइड में रखेंगे, ये हो गया आई कैप। आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दिया तो ये क्या मिलेगा हमको, y1 z2 माइनस ऑफ z1 y2, बराबर। उसके बाद माइनस ऑफ जे कैप, ये जे कैप रखा अपन ने, जे कैप ये और ये हटा दिया तो ये कितना मिलेगा, x1 z2 माइनस ऑफ z1 x2। चलो z1 x2, उसके बाद प्लस ऑफ के कैप, के कैप विल बी, इसको और इसको हटा दिया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x1 y2 माइनस y1 x2, y1 x2। ध्यान से देखो, ये और ये एक ही है क्या, शायद आई कैप वाला, ये आई कैप इधर लिख दो तो ये कितना हो जाएगा, y1 z2 माइनस ऑफ z1 y2, ये वाला टर्म यही है, बराबर। और ये वाला के कैप वाला चेक कर लो एक बार, के कैप ये इधर है तो यहाँ है x1 y2 माइनस y1 x2, बराबर ना। यहां पर नेगेटिव आया है, यहां पर पॉजिटिव है। मैं अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो यहां पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, देखा जाता है ना। तो अब देखो ये z1 x2 कहां गया, z1 x2 माइनस ऑफ x1 z2, माइनस ऑफ x1 z2 आया है ना। तो ये वाली मेथड सिंपल रहेगी। क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है 3/3 का। पहले रो में आई कैप, जे कैप, के कैप फिक्स है। सेकेंड रो में हमेशा जो जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उसमें से पहले वाले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, और दूसरे वाले ये थर्ड वाले रो में दूसरे वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ये क्लियर है, ये जल्दी से लिख लोगे। ये हो गया क्या, कितने प्रॉपर्टीज लिखा पहले, 4 5 6 7, 5 ले लो जल्दी से, 8 झाले का,
जल्दी करो, अगर लेक्चर के पहले मेरे पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म नहीं, चैप्टर खत्म हो गया है। तुम तुम्हारे घर पे, मैं मेरे घर पे। वेक्टर्स चैप्टर ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, उनको भी खत्म कर लेंगे अपन। उसके बाद अगले 1 या 2 दिन अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेक्टर्स को पूरा पढ़ लोगे, अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आने वाले टेस्ट में, अगले संडे को टेस्ट रहेगा, आने वाले टेस्ट में यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स दोनों रहेंगे, दोनों चैप्टर्स। ये हटा दो। अरे यार तुम जल्दी करो ना। कन्हैया का हो गया मतलब सबका हो गया। तो लक्ष्य ध्यान। अगला प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास मान लो 3 वेक्टर्स हैं और ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, कंडीशनल है। अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं फॉर 3 वेक्टर्स, ये कंडीशनल है। फॉर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बीइंग कोप्लेनर। कोप्लेनर वो वेक्टर्स होते थे जो एक ही प्लेन में लाई करें, द वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं और ये तीनों अगर कोप्लेनर हैं, तो उस केस में ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर गिव्स मी 0। ये क्या लिख दिया, सोच के देखो। मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, तीनों तीनों किस डायरेक्शन में वो मुझे पता नहीं, पर उस केस में इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट, ये पहला वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ इन दोनों वेक्टर्स का, ये हमेशा 0 ही मिलेगा। कैसे? क्या हमको ये पता है कि 2 वेक्टर्स अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बराबर ना? तो अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर, मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है इस तरफ बी वेक्टर, मेरे पास एक तीसरा वेक्टर किधर ले लोगे, इधर ले लो, क्या सी वेक्टर। ये 3 वेक्टर्स हैं और ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसको बोर्ड मान लो, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि यहां पर मैं पहले बी क्रॉस सी कर रहा हूं, बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर, ये बी वेक्टर को उठा करके अगर मैं यहां रखता हूं तो ये यही आएगा ना, बी क्रॉस सी। इसी तरफ आएगा क्या, सॉरी बी बी ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, बी यहां आया ना, ये बी है तो ये यहां आ गया, ए क्रॉस बी किस तरफ जाएगा, इस तरफ। कितना है मुझे कोई लेना देना नहीं, ये इस तरफ आया क्या, ये आएगा ना एन कैप का डायरेक्शन, और एन कैप सी कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मतलब इनका जो रिजल्टेंट आया है वो इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है और उसका मैं इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो मुझे कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। 2 वेक्टर्स अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। गेहूं का जे बात। हो गया। चलो नेक्स्ट वन, समझते चलोगे लिखते चलोगे। लक्ष्य, मेरे पास मान लो 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ये है ए वेक्टर, और एक वेक्टर है मेरे पास ये मेरे पास बी वेक्टर। दोनों के बीच का जो एंगल है, लेट दैट एंगल बी थीटा। और अब मैं यहां से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं सिर्फ, तो इसको ए वेक्टर को पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की यहां से, बी वेक्टर को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये यहां से यहां तक, ये मुझे एक पैरेललोग्राम दे देगा।
पैरेललोग्राम विच इज फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बराबर ना। और क्या ही कर दूं मैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पर ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया, एक्चुअल में हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो ही वेक्टर है। तो इस केस में यहां से यहां तक की लेंथ, इसको अगर मैं क्या नाम दे दूं, P, ये वाला पॉइंट P है और ये वाला जो पॉइंट है वो Q है, ये इतना। तो इस केस में लक्ष्य ध्यान, हम बोल रहे हैं कि हमको बताओ ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, वेक्टर तो हमारी यही है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल थीटा इंटू एन का कैप। मैं इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे लिखूं क्या, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर विल बी ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। मैंने बोला मुझे ना ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं एन कैप हटा दूंगा। भाई एन कैप तो मुझे डायरेक्शन दे रहा है, यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन देने का, तो एन कैप हटा दिया तो मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर विल बी ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा बराबर इक्वल टू ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये जो ए लिखा है वो ए का मैग्नीट्यूड मतलब यहां से यहां तक की लेंथ है क्या, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये लेंथ ए के इक्वल है क्या, बराबर। और अब मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक की लेंथ बताओ, ये जो पी क्यू है ये पी क्यू, इसकी लेंथ बताओगे मुझे, इसकी लेंथ चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का लेंथ ये है क्या, बी का मैग्नीट्यूड है ये, यहां से यहां तक बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब बी लिख दिया। अब सोच के देखो इस ट्रायंगल में, इसको अगर मैं पॉइंट ओ नाम दे दूं तो ओ पी क्यू ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी क्यू में जो साइन ऑफ थीटा होगा, साइन थीटा विल बी ओ पी क्यू ट्रायंगल में साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनस, बी का मैग्नीट्यूड होगा क्या, तो उस केस में जो पी क्यू लेंथ है वो बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा होगा क्या। अच्छा ए को तो हमने ऐसे ही रखा, भाई ये वाली लेंथ ए वैसी ही है, ये वाला ए इंटू बी साइन थीटा, ये जो बी साइन थीटा है वो तो पी क्यू के इक्वल है, ये पी क्यू के इक्वल है। ध्यान से देखो ये जो ए है ना वो तो बेस है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, और ये वाला पी क्यू, जो पी क्यू है वो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को तो हम हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है, और ये वाला ऐसे लिख दे रहा हूं सिर्फ बेस इंटू हाइट, ये देगा हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में हमको पैरेललोग्राम का एरिया दे रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब पैरेललोग्राम का एरिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था हमने, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव मींस स्लोप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज एरिया फॉर्म्ड बाय द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम, सिर्फ मैग्नीट्यूड। भाई एरिया कोई स्केलर तो है नहीं, सॉरी वेक्टर तो है नहीं, तो हम सिर्फ अगर किसी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम उसका एरिया निकाल रहे हैं, पैरेललोग्राम उन दोनों वेक्टर्स के द्वारा जो पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है उनका
एरिया। क्लियर है इतना? मतलब अगर हम ये वाला, अब तो ये सब भूल भी जाओगे, अगर मैं ए वेक्टर का और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो इनके द्वारा जो एरिया फॉर्म हुआ है वो यही एरिया है। क्या? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। गेहूं टका। का सर झालं का? लक्ष्य ध्यान। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब मैंने इस पैरेललोग्राम के दो टुकड़े कर दिए। क्या? ये एक लेंथ था जो कि बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल था, ये वाला लेंथ था जो कि ए की मैग्नीट्यूड के इक्वल था, और मैंने यहां से ये वाला डायगोनल या फिर ऐसा भी ले सकता था, लेकिन जानबूझ के ये वाला ले लिया। बराबर? तो मुझे बताओगे ये इतना एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये इतना एरिया, क्या ये दोनों एरिया सेम होगा? अरे ये दोनों सेम ही होगा ना? बराबर। अच्छा, मुझे बताओगे ये जो इतना फॉर्म हुआ है क्या वो ट्राइंगल है? और उस ट्राइंगल का बेस यहां से यहां तक की लेंथ है क्या? यहां से यहां तक की लेंथ ए है, और इसका हाइट यही है क्या? पी क्यू। मतलब ये जो हमको बेस मिला था इनटू हाइट मिला था, अगर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे वो एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा? है ना? ये मुझे क्या दे देगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का हाफ, 1/2 ए क्रॉस बी गिव्स मी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये समझ में आ रहा है? वो भी लिख लो फिर। हाफ ऑफ ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by a vector and b vector। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मुझे पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा, और उसका आधा मुझे ट्राइंगल का एरिया देगा। यहां पर अपन रुकेंगे। यहां वेक्टर के लगभग लगभग सभी कंसेप्ट होते हैं खत्म। हमारा वेक्टर चैप्टर होता है खत्म। अगले 1-2 लेक्चर अपन इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद फिजिक्स के असली चैप्टर्स चालू करेंगे।